Ladies and gentlemen, my name is Daniel Nasir Mirza. Welcome to the premier platform for combat sports in Pakistan. Welcome to the weigh-in. ख़वातीन और हज़रात, हमारे लिए आज एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं, एक काफ़ी स्पेशल एपिसोड है. We're going to be talking to the killer Jat Asad Varaich. He is a fighter out of Gujarat in Pakistan, and he is currently signed to Rich Franklin's One Warrior Series, where he was he was scheduled to fight twice. लेकिन काफ़ी unfortunate turn of events हुए हैं. बहुत bad luck हुई है आपके साथ असद. दो दफ़ा आपकी फ़ाइट थी वन वॉरियर सीरीज़ में, और पहले वीज़ा का इशू आया, फिर उसके बाद ये कोरोना हो गया. कैसा महसूस हो रहा है आपको अब दो कैंसल्ड फाइट्स के बाद? ये अफसोस तो होता है कि क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, खर्चा भी होता है और काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है अपने ऊपर, तो फाइट भी ना हो तो फिर दुख तो होता है. लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी इसमें भी कोई भलाई हो, अल्लाह चाह रहे हो कि और मेहनत करके आए. लगता बिल्कुल, बंदे को इसी तरह सोचना चाहिए कि मतलब बुरी चीज़ें होती हैं दुनिया में, हर किसी के साथ आपसे ज़्यादा या आपसे कम दर्जे की ज़्यादती हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को मतलब ऑब्वियसली हमने देखना होता है कि हम अपने बारे में सोचते हुए कहना चाहिए कि मतलब जो भी है बेहतर है और बेहतर होगा. मैं पीछे देख रहा हूँ आपके कमरे में ही आपका एक ट्रेनिंग बैग लगा हुआ है. मुझे जितना मुझे सुनने को आता है, मुझे पता लगता है कि आपकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, बहुत नॉन स्टॉप ट्रेनिंग है. आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में कैसे सोचते हो? ये अभी लगाया है, कोरोना जब का शुरू हुआ तब का लगाया है, पंखा उतार के ये लटका दिया है. तो रोजे भी अल्हम्दुलिल्लाह रख रहा हूँ. अभी थोड़ी देर तक सो जाऊंगा, उसके बाद 1 बजे उठूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, फिर सहरी करूंगा, फिर रोजा रखूंगा और फिर अगली रात 1 बजे ट्रेनिंग होगी. 1 बजे ट्रेनिंग कर रहे हो और फिर उसके फ़ौरन बाद खाना खा रहे हो. मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है ट्रेनिंग करने का. रमज़ान भी है, ऊपर से कोरोना भी है, जिम भी नहीं जा सकते, ऊपर से रोज़ा भी रखना है. काफ़ी मुश्किल वक्त है फाइटर्स के लिए मेरे ख्याल से. जी जी. लेकिन मैनेज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा. हाँ नहीं, इंशाल्लाह ये वक्त गुजरेगा और इसके बाद की जो चीज़ें हैं, इसके बाद जो भी होगा, हम उसी के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जब कोरोना ख़त्म होगा तो फिर हम लोग इतने ज़्यादा फाइटर्स को फाइट करते हुए देख सकेंगे. उनमें से एक आप हैं. हम आपके बारे में हमने अपने शो पे पहले भी बात की थी, जब हमें न्यूज़ मिली थी कि आपकी वन वॉरियर सीरीज़ में फ़ाइट आ रही है. आपके फ़िलीपींस के मेरे ख्याल से अपोनेंट थे एलन अल्बिंडो. उनके बारे में हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी अपने तो काफ़ी देर से हम आपको देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं कि आप एक ट्रिजेक्ट्री पे जा रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे आपका करियर लगता है असद, क्योंकि सबसे पहली जो आपकी प्रोफेशनल फ़ाइट हुई थी, सबसे पहली उसमें मुझे पता लगा कि आपके जो अपोनेंट थे उनका नाम है ऑफ कोर्स फैसल मलिक. उनने मेरे ख्याल से आपको चैलेंज किया था, ये पता नहीं क्या, आपने उनको पहले विक्ट्री डोजो में हराया, फिर उसके बाद रीमैच हुआ, उसमें आपने उनको फिर नॉकआउट किया, पहले गिलेटिन लगाई थी. तो आपका तो प्रोफेशनल करियर ही इतनी धूम से शुरू हुआ है. आप मुझे बताएं कि अब आगे जो जा रहे हैं उसमें आप कितना एक्साइटेड है, और जो पहली 2-3 फाइटें थी उनके बारे में आप क्या कहेंगे पीछे देखते हुए? जी बिल्कुल, उसका वेट भी मेरे से तकरीबन 4-5 kg ज्यादा था. लेकिन पहली फाइट भी हराई, फिर उसके बाद उसने चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसे नॉकआउट भी किया. लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया था आसानी से. आपको कैसा लगा था आपको जब उसने आपको कॉल आउट किया, क्योंकि आपने गिलेटिन लगाया सेकंड राउंड में, उसे टैप आउट करा दिया, और ये काफ़ी मतलब इतनी कोई ये ना डिसीजन तो नहीं थी, कोई स्प्लिट डिसीजन तो नहीं थी, मतलब जो बंदा कहे कि यार फिर से आ जाओ, क्या पता असल में मैं जीता हूँ, आपने तो उसको चोक किया. आपको क्यों आपको कैसा महसूस हुआ था जब उसने कॉल आउट किया था फिर से आपको? वो बाद में शोर डाल रहा था कि मैंने टैप नहीं किया, लेकिन वो वाज़ेह वीडियो में भी दिखाई दे रहा था कि उसने टैप किया था. फिर उसने मतलब बेइज्जती महसूस कर रहा था कि पता नहीं क्या. फिर उसने चैलेंज किया, कब से लगता था कि मैं दोबारा हरा सकता हूँ. मेरी ग्रैपलिंग तब इतनी अच्छी नहीं थी, रेसलिंग भी नहीं थी, मैं तो मुआय थाई का फाइटर था तब भी, मेरी तो रेसलिंग ग्रैपलिंग जीरो थी. लेकिन मैंने उसे गिलेटिन लगाया था. तो नेक्स्ट मुझे पता था कि मैंने स्ट्राइकिंग करनी है, तो मैंने स्ट्राइकिंग ही की और सेकंड राउंड में उसने नॉकआउट कर दिया. हाँ नहीं मतलब ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव बात है कि आपको तब
मतलब रेसलिंग ग्रैपलिंग आती भी नहीं थी, जीरो थी आपकी, लेकिन आपने उसको फिर भी चोक किया है, ये आम बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स को भी देखता हूँ कि वो पहले उनका या वुशु का बैकग्राउंड होता है, या किक बॉक्सिंग या मुay थाई का बैकग्राउंड होता है, या बेसिक कराटे का बैकग्राउंड होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एमएमए में आना। आप भी उनमें से एक फाइटर्स में से हैं, जैसे आप बता रहे हैं पहले आपके मुay थाई था। मुay जी, थाई। मेरा बैकग्राउंड मुआई थाई था। हाँ जी। हाँ मतलब मुay थाई। मैंने स्टेमिना क्लब। सॉरी, नहीं बोलो, जी। बोलो बोलो नहीं, बोलो। अच्छा, स्टेमिना क्लब से मैंने स्टार्ट किया था, और स्टेमिना क्लब मुआई थाई क्लब था। वो वहाँ से थाई ट्रेनर आते थे, और हमें वो उन्होंने बाहर भी भेजा था, कैंप कैंप के लिए थाईलैंड भी भेजा था। हाँ हाँ। तो मुआई थाई बड़ी अच्छी हो गई थी मेरी, और अभी पिछले 2 सालों से मैं ग्रैपलिंग और रेसलिंग पे काम कर रहा हम्म। हूँ। मैं लास्ट फाइट के बाद तो अभी मुकम्मल एमएमए फाइटर तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने के लिए। तो बस ये कितना अभी कितना डिफरेंट है एमएमए, एमएमए और मुay थाई में फ़र्क? ऑब्वियसली वो है कि ग्रैपलिंग होती है नहीं होती, उसके अलावा मतलब बंदे आउट पॉइंट आपको मेरे ख्याल से, मतलब एक बंदे को आउट पॉइंट करना, मतलब जिस तरह मुay थाई में आप उसको मतलब ये नॉकआउट ना करनी ही करो, उसको पॉइंट्स पर आने ही करो। एमएमए में भी होता है, लेकिन दोनों खेलों का मेरे ख्याल से अलग तरीका होता है दूसरे को आउट पॉइंट करने का। मुay थाई में आप मतलब थोड़ी आप इनसाइड लेग किक्स मार लो या कुछ कर लो और थोड़ा आउट पॉइंट कर लो। एमएमए में बंदा आपको नीचे गिरा के रखेगा 5 राउंड के लिए और वो पॉइंट लेके जीत जाएगा। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब बंदा आपको बस सिर्फ रेसलिंग करने की कोशिश करे, जब उनको पता हो कि आप एक मुay थाई फाइटर हो। जी, और टेक डाउन के ज्यादा पॉइंट होते हैं इसमें, और अगर उसे पता चल जाए कि ये मुआई थाई फाइटर है, वो ज्यादा करते ही टेक डाउन है। हम्म। उसे पता होता है कि इसकी ग्राउंड गेम नहीं टेक डाउन, हम्म। तो इसलिए वो ग्राउंड पे ही रखने की कोशिश करेगा। काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स लेकिन फिर भी कहते हैं कि अच्छा मैं मुay थाई फाइटर तो मैं मुay थाई रहूँगा, मैं अपनी ग्रैप, लेकिन आप अपनी ग्रैपलिंग पे काम कर रहे हो, और अपनी ग्रैपलिंग पे आप किस तरह काम कर रहे हो? आपने क्या क्या सीखा है और किस तरह सीखा है रेसलिंग और जिu-jitsu? और मैं ये इधर मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, भाई समझ ले, महमूद भाई, उन्होंने पहली दफा उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। हम्म। इधर एफएफसी क्लब में आए तो उन्होंने कुछ टेक्निक सिखाई थी, उस पे काम करता रहा अपने जूनियर्स के साथ। हम्म। काफी बेहतर हो गया था वो तकनीक पे। और उसके बाद फिर मैं अजरबैजान गया था 4 माह के लिए। उधर ग्रैपलिंग और रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियन थे, एशियन चैंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, सभी उधर बड़े बड़े चैंपियन थे जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करता रहा। हम्म। बेलाटोर जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनके एमएमए के फाइटर खेल रहे हैं अभी, तो उनके साथ ट्रेनिंग करता रहा हूँ। तो उधर जाके मैं सही ग्रैपलिंग में और रेसलिंग में इंटरेस्ट हुआ था। हाँ, मैंने वो जो रिजवान भाई ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स बिग बिग शाउट आउट टू रिजवान अली हु इज़ द सीईओ ऑफ एमटीके एमएमए इन साउथ एशिया एंड द मिडल ईस्ट। ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प अस सेट अप दिस पॉडकास्ट। रिजवान भाई ने मुझे बताया था कि आप अजरबैजान गए थे, और उन्होंने बताया था कि वहाँ पे राइजन के जो चैम्पियंस हैं उनके साथ उन लोगों ने ट्रेनिंग की है जिनके साथ आपने ट्रेनिंग किया, और उसके अलावा उन लोगों के साथ आपने ट्रेनिंग की है जिनने खबीब जैसे या डिफरेंट जो दागिस्तानी रेसलर्स उनके साथ ट्रेनिंग की है। इन लोगों की इन्वायरमेंट और इन लोगों की मेंटालिटी कैसी है रेसलिंग के बारे में? क्योंकि ये लोग जितने मैंने मतलब ईस्ट रशिया, अजरबैजान, रशिया, इस तरह की सारी मुल्कों से लोग देखें, ये एक दफ़ा आपको बस पकड़ लें तो वो छोड़ते ही नहीं है। हाँ जी, उनकी बेसिक गेम ही रेसलिंग होती है। वो रेसलिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्ट्राइकिंग पे जाते हैं। वो जब मतलब 12-13 साल का बच्चा है तो उसको रेसलिंग पहले सिखाएंगे, रेसलिंग से शुरू करेंगे, फिर ग्रैपलिंग, फिर वो स्ट्राइकिंग पे देखते हैं। ये काफ़ी हम ज़्यादा। इधर हमारे फाइटर इधर करते हैं कि पहले स्ट्राइकिंग सीखते हैं, फिर ग्रैपलिंग, फिर रेसलिंग। उधर वो पहले रेसलिंग करते हैं, सबसे पहले रेसलिंग काम करते हैं। और इधर ये काफ़ी मतलब इधर तो वही आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारी स्ट्राइकिंग बेस होती है, और फिर आप देख सकते हो अगर कोई एमएमए जिम से बंदा और आपने भी मतलब स्टैमिना मुay थाई से आप गए हैं एफएफसी गुजरात, ये जो आपने चेंज किया है ये इसीलिए प्राइमरीली किया है क्योंकि एमएमए जिम से कोई फाइटर आता है और अगर सामने आपके एक मुay थाई फाइटर है तो यही होना है कि टेक डाउन होना है और फिर उसने उसको पकड़े रहना है। आपको ये इम्प्रूव करने की जरूरत होती है अपनी ग्राउंड गेम, अपने एमएमए बेहतर होने में। और आपको क्या लगता है, अब आप यूज हेलो अब आप अपनी एमएमए ये ग्रैपलिंग यूज करेंगे या फिर भी आप उसमें ही रहेंगे स्ट्राइकिंग के?
डोमेन में? नहीं, मैं कोशिश तो मेरी करूंगा कि फाइट के दौरान मैं स्ट्रेचिंग करूं, लेकिन मैंने ये ग्रैपलिंग और रेसलिंग इसलिए की, अगर अगला रेसलिंग में बस होता तो वो उससे निकलने में जाता हूँ तो होगा। अच्छा, आप मतलब अभी फिर भी जिस तरह आप कह रहे हो फोकस स्ट्राइकर, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली एक फाइटर को हर गेम के हिस्से में अच्छी तरह मतलब ट्रेन होना चाहिए। लेकिन आप अभी जिन जिन फाइट्स के लिए भी आप ट्रेन कर रहे थे जो वन वॉरियर सीरीज में होनी थी, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स कैसी थी? और उनकी ट्रेनिंग कैंप्स में आप मतलब एक होती है ना हार्ड ट्रेनिंग होती है और एक फिर नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। अगर आप स्पारिंग करते हो तो आप नॉर्मल स्पारिंग करते हो, आप हार्ड स्पारिंग करते हो। आपको इन दोनों में से कौन सी और किस तरह की ट्रेनिंग बेहतर लगती है, और आप किस तरह की ट्रेनिंग करते मैं अभी अभी आजकल मेरी फेवरेट गेम जो है वो रेसलिंग है। रेसलिंग करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पार्टनर हैं कामी, अरकम, मौजम, बिलाल, इनके साथ मैं रेसलिंग करता हूँ। तो यानी कि अगर 5 हफ्ते में हम 7 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो 4 दिन हम रेसलिंग करेंगे, 3 दिन स्ट्रेचिंग करेंगे। ज्यादा फोकस हमारा रेसलिंग पर ही है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये अच्छी बात। हाँ बिल्कुल। और रेसलिंग एक ऐसी गेम है जिसमें आपको एक पूरे मतलब एक और इंसान के साथ जितनी भी देर उसके पूरे जिस्म के साथ लड़ना है, एक तरीके से उसके पूरे जिस्म को कंट्रोल करना है। सिर्फ आप एक मतलब अपना हाथ या पाँव इस्तेमाल करके किसी को नॉकआउट नहीं कर रहे, आप एक डोमिनेंट पोजीशन लेने कर रहे। उसमें आपके स्टेमिना, आपकी बॉडी, सब कुछ इतने डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है। आई थिंक एक्चुअली रेसलिंग बेस के ज्यादा ही फाइटर चैंपियन, अगर आप यूएफसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ज्यादातर फाइटर अब वही है जो रेसलिंग ड्रिल कर रहा है, जो भी स्ट्राइक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा रेसलिंग पे रिलाय कर रही है। एक्चुअली आई थिंक काफी अच्छी चीज है। हाँ जी, ज्यादातर रेसलर ही हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है एमएमए में। बिल्कुल। और मतलब आपका क्या ख्वाब है एमएमए करते हुए? आपने क्या सोचा हुआ है अगले 3-4 साल तक? इंशाल्लाह आप क्या क्या कह सकेंगे लोगों को कि आप क्या है? सो मेरा तो ड्रीम तो यही है, वर्ल्ड चैंपियन बनूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और यही सोच के शुरू किया था। इंशाल्लाह ये अचीव करके ही छोड़ूंगा। बाकी सब चीजें मतलब ब्लर की हुई हैं, सिर्फ फोकस एक चीज पर ही है, वर्ल्ड चैंपियन ही बनना है इंशाल्लाह। और मतलब आप अगर सोचे तो पाकिस्तान में ये एक बहुत मतलब ये रियलिटी है कि अभी तक पाकिस्तान से एक एमएमए वर्ल्ड चैंपियन या मुay थाई वर्ल्ड चैंपियन नहीं आया। एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफ कोर्स जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारे पाकिस्तानी चैंपियन आ चुके हैं। लेकिन एक मेजर प्रमोशन जैसे आपका यूएफसी, जैसे आपका बेलाटोर, जैसे आपका वन चैंपियनशिप, जैसे आपका राइजन, जैसे आपका मतलब इनमें से कोई अभी तक हमारा वर्ल्ड, ये बात आपको मोटिवेट करती है और कि और भी मतलब जान लगा के ट्रेनिंग करनी है कि असद द किलर जट बड़ाइच पहला पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन बने। इंशाल्लाह, लेकिन मैं दुआ दूसरों के लिए भी करता हूँ, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं जो जितनी मैं कर रहा हूँ। ये नहीं है कि पहले मैं हूँ या पहले वो, इसमें फर्क नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से कोई फाइटर चैंपियन बने, क्योंकि इंडिया इसमें काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। चाइना, हमारे आसपास के सारे कंट्रीज जो है काफी तेजी से तरक्की कर रहे हैं इसमें एमएमए में। वर्ल्ड चैंपियन भी है चाइना के अभी यूएफसी। हाँ, वे जोंग वेले बिल्कुल। और अगर आप देखो तो मतलब जिस तरह आपने कहा ये बहुत अच्छी मेंटालिटी, और ऐसी ही बेशक मैं ना हूँ पहला, कोई भी हो, बस हो कोई पाकिस्तान से, बस चैंपियन होना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल। और मतलब इस तरह देखें कि अभी नाइजीरिया जो है, जो अफ्रीका का मुल्क है, उसके हमारे पास अभी ही 2 चैंपियंस एकदम से क्राउन हुए, एक इजराइल अडेसानिया और एक कमारू उस्मान है। और उनको भी देखो, उनको कोई नहीं था कि मैं पहला, दूसरा, तीसरा, उनको बस था कि हम दोनों हैं। हाँ, हम दोनों हैं और तुम दोनों अब हैं, और एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी इस तरह का होपफुली एक में हम देख सकेंगे इंशाल्लाह। और असद मतलब आपके
अगेन चैंपियन तो आपने बनना है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन आपने कभी ये सोचा था कि अगर एमएमए फाइटर नहीं तो आप क्या करते, या आप मतलब किस लाइन, क्या किस फील्ड, किस प्रोफेशन में, कभी ये सोचा है कि अगर एमएमए फाइटर ना बन रहे होते, अभी वन वॉरियर सीरीज में ना होते, तो अभी क्या कर रहे होते आप? मुझे आज भी याद है कि मैं 9th क्लास में जब होता था तो बिल्कुल इतना सा होता था, सुकड़ा सा। तो लड़कों को मैं कहता था मैंने बॉक्सर बनना है, बॉक्सर बनना है। लड़के हंसते थे कि तुमने बॉक्सर बनना है। तो मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैंने लड़ना है, ये इसी चीज में मार्शल आर्ट में जाना है। तो वो बस अल्लाह भी कहता है कि जिस चीज में जो बंदा मेहनत करता है उसको उसमें उसका फल जरूर मिलता है। तो मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। हालांकि गुजरात में तब क्लब भी नहीं थे जब का मैंने ये मिशन शुरू किया हुआ था कि मैंने मार्शल आर्ट किया। हाँ मतलब ये भी मैं वही वही आपसे अगला सवाल पूछने लगा था कि आप मतलब छोटे से थे और आपको तब से बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब आपने देखा। उस वक्त तो मैं वही सोच रहा था कि उस वक्त गुजरात में लोगों को बॉक्सिंग या उस तरह की ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट तो नहीं होगा। नहीं नहीं, उधर इधर क्लब भी नहीं था। ये तो पहले क्लब बना स्टेमिना मुआई थाई, अभी फाइटिंग फिटनेस क्लब है इसके बाद। और मतलब आपको क्या लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जाग आ रही है एमएमए और मुए थाई और किक बॉक्सिंग? बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। अब हमारे गांव से रोज मुझे लड़के कहते हैं मैंने भी जाना है तेरे साथ, मैं हमने भी ट्रेनिंग करनी है, फाइटर बनना है। मतलब एक गांव से, मेरा गांव तो शायद पाकिस्तान के नक्शे में में भी ना हो, वाह। इतना छोटा था, दरियाई चनाब के किनारे पे। किस किस नाम का गाँव? तो मोल्ला हुर्द। ठीक है, ठीक है। और मतलब आपको ये भी सोच के फिर मतलब अगर पाकिस्तान के नक्शे पे नहीं है तो असद मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो तो उनको नक्शे में डालना पड़ेगा क्योंकि इंशाल्लाह हमारा हमारा फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन इस गांव से है यार, मतलब कोई मजाक ही नहीं। और अगर हम वहां तक पहुंच के असद, तो मुझे लगता है पाकिस्तान अनकरीब एमएमए में बहुत आगे जाने लगा है, स्पेशली लोगों के साथ। जी, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प करने लग जाए ना फाइटरों की, तो बहुत आगे जाएगा। ये अभी जो कुछ भी कर रहे हैं फाइटर अपने दम पे कर रहे हैं, अपने पैसों पे कर रहे हैं। इतने हाँ स्पॉन्सर भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं स्पॉन्सर, अब्बा जी स्पॉन्सर कर रहे हैं। माशाल्लाह। उफ। अब्बा जी को मेरा सलाम देना क्योंकि अब्बा जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आई थिंक पाकिस्तानी अब्बा जी वुड से कि भाई नहीं मैं नहीं दे रहा आपको इस तरह की चीज़ के, लेकिन आपकी फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बहुत पहले दिन से सपोर्ट है अब्बू जी का। और उनका भी शौक था, उन्हें उन्हें लगता था कि ये जो कोई सोच रहा है वो करेगा। मतलब अपने बच्चे का पता होता है ना कि ये किस तरह का है। हाँ, हाँ। बचपन तो से वो मेरा हार्ड वर्क देख के थे वो सब, उन्होंने बोला तुम लगे रहो, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। माशाल्लाह। और बड़े भाई हैं वो भी साथ देते हैं, जितना खर्चा चाहिए हो वो तो दे देते हैं। अगर कैंपिंग के लिए जाना हो, कहीं भी जाना हो, वो देते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से एक दिन वो दोनों देखेंगे कि जितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया है इंशाल्लाह उसका फल वो देख सकेंगे किस तरह ग्रो करता है। और मतलब ऑफ कोर्स असद आपने कहा है कि आप बचपन से एक एमएमए फाइटर एक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो। किस बॉक्सर को देख के आपने ये ख्वाब अपने लिए देखा? ये मोहम्मद अली? वो तब तो नहीं था पता कि ये बॉक्सिंग में एमएमए भी कुछ होता है, कराटे, विशु, रेसलिंग, ग्रैपलिंग। पर मुझे तो यही था कि वो बॉक्सिंग ही होती है सारा कुछ। हाँ, लेकिन वो जब स्टार्ट किया तो डिफरेंस पता चला कि इसमें कितनी और भी किस्म का। हाँ, डेफिनेटली। और मतलब ये तो सबसे टफ मुझे एमएमए लगा, तो मैंने एमएमए ही चूज किया कि मुझे करना है। हाँ एमएमए बाकी सारे मार्शल आर्ट्स की जो फॉर्मेट है, एमएमए मेरे ख्याल से हमेशा क्योंकि अभी देखो बाकी पूरी दुनिया में यूएफसी से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है किसी भी मार्शल आर्ट्स की, ना रेसलिंग की, ना
ना टाइक्वांडो की, ना वुशु की, ना कि सिर्फ एमएमए की है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो डेना वाइट बैठा है और उसने किया है, ये स्पोर्ट ही मुख्तलफ है। इस स्पोर्ट में एक इतना ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं कि ये किस तरह मतलब फ्री, कोई रूल्स नहीं है, बस अंदर डाल दो और बस एक दूसरे को जो बच गया वो जीत गया। हाँ बिल्कुल। लोगों के ज़हन में तो यही है ना, ये कि जो बच गया वो जीत गया। और मतलब जिस तरह के हमने मोमेंट्स देखे हुए यूएफ एमएमए हिस्ट्री में, मतलब आपको समझ आ जाती कि लोग क्यों इसमें घुसते हैं। बॉक्सिंग फिर भी एक उस तरह का स्पोर्ट है जो बहुत, मतलब वो भी बहुत अच्छा है और मुझे भी बॉक्सिंग भी काफ़ी पसंद है, लेकिन उसमें फिर भी आप देखते हो कि दो लोग सामने खड़े सिर्फ अपने हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। अगर आप किसी से लड़ रहे हो, आप कभी सिर्फ उसको हाथ तो नहीं मारोगे, आप उसको नीचे गिराने की कोशिश करोगे। वैसे ये असद, आप कभी बचपन में या बड़े होते हुए कभी ये जो वैसे ही हो जाता है किसी के साथ, हाथापाई, कुछ फड्डे शड्डे कुछ हुए कभी? शुरू से ही करता आ रहा हूँ ये सब, लेकिन काम ही यही है। नहीं, वो हो जाते थे स्कूल में, गांव में भी हो जाते थे, लेकिन जब से माशाल्लाह से शुरू किया तब से वो थोड़ा कूल डाउन हुआ हूँ। तो ये बंदे को ठंडा कर देते, गुस्सा खत्म हो जाता है बंदे का। हाँ हाँ। बंदे को अपने आप का पता चल जाता है कि मैं किस लेवल पे हूँ और ये लोकल लेवल के मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये वो फाइटर को पता होता है अगर मेरा पंच पड़ा तो हो सकता है इसका कुछ टूट जाए। हाँ नहीं बिल्कुल, और मतलब तरस खा के भी तोड़ देते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, और तर्स खाना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से जो फाइटर होता है वो, उसको पता, मतलब अगर किसी के साथ कभी मतलब लड़ाई या कुछ हो जाए तो फाइटर को एग्जैक्टली पता है क्या करना है। वो है, अच्छा अगर ज़्यादा बड़ा बंदा है तो इसकी टांगे नीचे से गिरा दो, उसके ऊपर चढ़ के एल्बोस मार दो। अगर मेरे से छोटा है, मेरे साइज़ का है, तो ये जैब, उसने प्रॉब्ली ये करना है। तो आपको तो पता है क्या करना है, दूसरे बंदे को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि अभी उनके साथ क्या होने लगा है। वो उसकी तो आंखें झपकने के पहले वो जमीन पे होना है उसने। लेकिन हाँ, आपने ये बड़ी मुझे मतलब इंटरेस्टिंग बात बताई है कि आपके अंदर ये था काफ़ी ज़्यादा, मतलब लड़ने का और वो करने, लेकिन इसकी वजह से आपने कहा है आप कूल डाउन हो गए एमएमए एमएमए करके। इसका क्या मतलब है, कूल डाउन कैसे हुए आप? कैसे ये प्रोसेस होता है एक बंदे का, मतलब कि अपना गुस्सा निकालना है या क्या करना है? हाँ मतलब एमएमए ऐसा एमएमए ही। में तो गुस्सा है नहीं, अगर आप में गुस्सा आ गया तो आप डेफिनेटली अटैक पे अटैक करते जाएंगे, उससे आपका स्टेमिना लो हो जाएगा और एक टाइम पे आप इतने लो हो जाएंगे कि वो फिर अगला आपके आपके हैवी हो जाएगा। आप पंच मारने की हालत में नहीं होंगे, इतना हाँ स्टेमिना वीक हो जाता है। एग्जैक्टली और मतलब तो आप। गुस्से को कंट्रोल रखना और होश हाँ में रहना कि अभी इसका पंच आया, राइट होना है, फिर पंच करना है। वो गुस्से में होगा तो फिर उसने उसका डिफेंस नहीं करना, सिर्फ मारना ही है। हाँ, और इसीलिए मतलब एमएमए में ने आपको कूल डाउन कर दिया और इसमें आपको मत किया। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। अभी वन वॉरियर सीरीज में आपकी फाइट आ रही थी, ऑफ कोर्स आप वन वॉरियर सीरीज पे साइंड हो। आपने अपने अपोनेंट्स के बारे में क्या चीज, आप अपने अपोनेंट्स को स्टडी करते हो, ये एक ज़रूरी हिस्सा है आपकी गेम का, दूसरे अपने अपोनेंट को देखना और ये देखना तो वो क्या बहुत क्या। जरूरी है हाँ। जी। ये तो वो पहले तो था, वो बॉक्सिंग में था, बॉक्सिंग करता था, लेकिन मैं अपनी रेसलिंग पे काम कर रहा था तब। स्ट्राइकिंग पे तो डेफिनेटली था ही। तो उसके बाद एक स्ट्राइकर था, शायद कोरिया का था, अभी जो ये 23 अप्रैल को उनकी फाइट वो कैंसिल हुई है कोरोना की वजह से। हम्म, उसके लिए भी तैयारी कर रहा था, अभी शुरू ही की थी तो कैंसिल भी होगी कुछ। ऐसा है। और मतलब फिर आपने इसीलिए मुझे बिल्कुल सही, आपने मतलब रेसलिंग की तरफ फोकस किया कि दोनों स्ट्राइकर्स ही थे मोस्टली। लेकिन अभी क्या नाम है इसका, जब ये ख़त्म होता है आपको कुछ पता है कि आपका यही अपोनेंट होगा या अपोनेंट डिफरेंट होगा? मैं भी यही हूँ मेरे ख्याल से। आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। कोई फर्क नहीं है, बस कोई भी दे दे, अभी बस आग लगी हुई है, बस लड़ना है। 2 साल हो गया फाइट नहीं की। हाँ, ये 2 साल, और मतलब ये 2 साल इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरह आपने पहले बताया था, वीज़ा कैंसिलेशन, फिर उसके बाद कोरोना। ये मैं बहुत फाइटर्स से मैंने बात की और सारे फाइटर्स अभी लोकली काफ़ी ज़्यादा फ्लॉगर सीरीज़ के लिए तैयार हो रहे थे लड़के। मेरे ख्याल से आपका एक क्लोजर सीरीज में भी एक फाइट कैंसिल हुई है, वो साथ वाली कंट्री से था, अफगानिस्तान का लड़का था, वो आया ही नहीं था।
वो आया ही नहीं था, वो भी कैंसिल हुई। उससे पहले भी फ्लॉगर में एक कैंसिल हुई। मतलब दो दो वन वॉरियर सीरीज और 2 फ्लॉगर की आपकी फाइट्स कैंसिल हुई हैं, 4 फाइट है। मैं बस आज रात को दुआएं पढ़ूंगा आपके अगले अपोनेंट के लिए, क्योंकि अगर 4 कैंसल्ड फाइटें हैं आपने तो बहुत गुस्सा निकालेंगे आप उसमें, मुझे लग रहा है। बस मिल जाए, बस अब फाइट मिल जाए। मेरे ख्याल से फ्लॉगर सीरीज जो भी एक आ रहा था 4 या 5, उसमें आपका टीममेट कामी जट, वो भी एफसीसी गुजरात से मेरे ख्याल से, उनकी भी फाइट आ रही थी। हाँ जी, आ रही थी, वो भी कैंसल वो भी कोरोना की कैंसिल, वो वजह तो से। सब कुछ कैंसिल ही हो गया। आपके टीममेट्स, आपके कोचेस, किस तरह का रिलेशनशिप है आपका एफसीसी गुजरात के फाइटर्स और ट्रेनर्स के साथ? बिल्कुल, कोचिज कोचिज ऐसे ही हैं जैसे बड़े भैया अदनान भाई बहुत अच्छी कोचिंग करवा रहे थे थाईलैंड में। और थाईलैंड में भी उनका एक क्लब था, 1 साल तक उधर ट्रेनिंग करते रहे हैं, उनके साथ कोचिंग कर रहे हैं, तो वो कोचिंग कर रहे हैं हमारी। और सारे भाई हैं, कामी जट, अरकम, मौजम, जुल्फकार, बिलाल, हम 5-6 फाइटर हैं उधर, सही भाइयों की तरह रहते हैं। कोई हमें वो मुकाबले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो मुकाबला होता है हमें। अगर हम किसी ने 50 पुशअप किए हैं तो मैंने 60 करने हैं, अगर मैंने 60 किए हैं तो कामी जट ने 70 करने हैं। मतलब एक दूसरे के साथ जितने हम ट्रेनिंग करते हैं उधर। और ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आई थिंक फाइटर्स टीममेट्स के बीच में एक ऐसी मतलब ब्रदरी तो होनी चाहिए जिसमें वो एक दूसरे के साथ मतलब मिल के रहें और सब करें। लेकिन जब ट्रेनिंग की बारी आए तब सारों को बिल्कुल सीधा हो जाना है, क्योंकि अब हम एक दूसरे को बेहतर करने ही कर रहे हैं। और इस तरह नहीं है कि वो लोग कभी कोई एक दूसरे से जेलस ही नहीं होनी चाहिए। आई थिंक असद, मुझे आपसे बात करके यही पता लग रहा है कि आप फोकस्ड हैं, आपका करियर आपके बिल्कुल सामने एक बहुत ऑब्वियस ट्रिजेक्ट्री में है जिसमें आप वन वॉरियर सीरीज में लड़ने जा रहे हैं। आप 4 साल से एक फाइट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और आप, मुझे पता लग रहा है आप कितनी बुरी तरह आपको एक फ़ाइट चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी अगली फ़ाइट के लिए। इंशाल्लाह अगर फ्लॉगर में हुई तो मैं इंशाल्लाह रिंग अनाउंसिंग और कमेंट्री भी कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन असद, आपका कोई मैसेज है लोगों के लिए जो देख रहे हैं कि आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि मेक माय वर्ल्ड, इंशाल्लाह सून आई विल बी अ चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन इंशाल्लाह ये हम सारों की आपके लिए दुआ है और आपके साथ है हम कि इंशाल्लाह आप भी चैंपियनशिप ग्लोरी की तरफ चलें। हम आपके करियर में हर स्टेप आपके साथ होंगे। ऑफ कोर्स हम लोग आपसे और भी इंटरव्यूज़ लेना चाहेंगे जब आपकी फ़ाइट है, उससे पहले, उसके बाद, अगर आपको फ़ाइट के बीच में टाइम मिले तो हम इन बिटवीन राउंड्स आके भी 1 मिनट का इंटरव्यू कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे साथ लेकिन राब्ते में। थैंक यू सो मच सर। असद, मज़ा आ गया। Ladies and gentlemen, this was, I believe, the 12th, the 13th. I'm not sure. There's been a podcast cancelled today, but it's one of the 2 episodes of the weigh-in as we're filming this. My name is Daniel Nasir Mirza. This was the killer Jat Asad Vardaich. It was an absolute pleasure talking to him. Make sure you go down below in the description to get all the relevant links to get in touch with Asad if you want to sponsor him, if you want to help him out, help the other fighters in the community out. Make sure you stay proactive about helping MMA in Pakistan. Make sure you check the description and find everything relevant to Asad down there. And from us, of course, you know the drill. I don't need to say it any more times than I already do. If you watch all the way to the end, every single one of our episodes, that is, like this video, share this video, subscribe to our channel, make sure you hit that thumbs up, make sure you share this video everywhere you can, and as always, from me and from Asad, keep it tight. Thanks for watching.